हमारी आज की कहानी है साजिश। अजी आप भी हद करते हैं। शादी तो आपके बेटे की है, लेकिन यहाँ दूल्हे की तरह आप तैयार हो रहे हैं। निर्मला जी ने अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखा तो उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी। तो प्रकाश जी ने आईने से अपनी नजरें हटाई और चुटकी लेते हुए बोले, अरे तो क्या हुआ श्रीमती जी, वैसे भी मुझे देखकर मेरी उम्र का पता ही कहाँ चलता है। सब लोग मुझे समीर के साथ देखकर उसका बड़ा भाई ही समझते हैं। और निर्मला जी, आज तो आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। इकलौते बेटे की शादी पर किसी हीरोइन से कम नहीं दिखनी चाहिए मेरी पत्नी। आखिर आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए प्रकाश जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी और आनंद भरे पलों को याद करते हुए निर्मला जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो उठी और अगले ही पल अतीत के समंदर में गोते खाती निर्मला जी वर्तमान में लौट आई। दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन बोली, कितने जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे समीर के पापा। उस समय मेरा ये घर भी कितना खुशहाल हुआ करता था। बेटे की शादी को आज पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ मैं। अब तो ये सुनसान सा घर मुझे काटने को दौड़ता है। निर्मला जी का बेटा समीर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली वंदना को पसंद करता था। और खुले विचारों वाले प्रकाश जी और निर्मला जी ने बिना किसी विरोध के बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। समीर इकलौता बेटा ही तो था उनका। उसकी खुशी से ज्यादा दोनों माता पिता और चाहते भी क्या थे। निर्मला जी की कोई बेटी तो थी नहीं, इसलिए वो अपनी बहू को ही बेटी का प्यार देने के लिए तत्पर थी। परंतु दूसरी ओर उनकी बहू वंदना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। शादी से पहले ही उसने समीर को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, समीर, मैं अपनी मर्जी से जीने में विश्वास रखती हूँ। आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी बात के लिए रोका या टोका नहीं है। फिर समीर ने कहा, वंदना, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी के बाद सब कुछ तुम्हारी मर्जी के अनुसार ही होगा। बड़े ही धूमधाम से समीर और वंदना का विवाह संपन्न हुआ और निर्मला जी बड़े शौक से वंदना को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू वंदना को कभी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो स्वयं ही घर के सभी काम करती रहती थी। वंदना ने भी कभी घर के किसी काम में रुचि नहीं दिखाई। 2 महीने बीत चुके थे। निर्मला जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, परंतु फिर भी अपनी तबीयत को नजरअंदाज करते हुए वो दिन भर घर का काम करने में लगी रहती थी। तब एक दिन प्रकाश जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी निर्मला को काम करते देखा तो हैरानी से बोले, ये क्या निर्मला, आज भी तुम ही रसोई घर में खाना पका रही हो? कल रात तुम्हारे घुटनों में दर्द था ना? बहू कहाँ है? समीर, जरा बाहर तो आना। प्रकाश जी ने अपने बेटे को आवाज लगाई। जी पापा, बाहर आते हुए समीर बोला तो प्रकाश जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये सब क्या चल रहा है? 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। आज रविवार है ना, तो क्या बहू का ये फर्ज नहीं बनता कि रसोई घर में खाना वो पकाए? और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सास की मदद तो कर ही सकती है ना। बेटा, ये बात तो तुम दोनों को खुद सोचनी चाहिए कि कम से कम एक दिन तो तुम्हारी माँ को भी आराम मिलना चाहिए ना। तभी निर्मला जी बोली, आप भी ना, काम तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, बच्चों को आप कुछ मत कहिए। फिर समीर ने कहा, दरअसल पापा, पूरा सप्ताह काम करते करते हम दोनों थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। फिर प्रकाश जी ने कहा, बेटा, अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू से कहो कि घर का काम वो करे। जब प्रकाश जी ये बातें कह रहे थे, उस समय उनकी बहू वंदना अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी
ये सब बातें सुन रही थी। जैसे ही समीर अंदर आया तो वंदना उस पर बरस पड़ी। समीर, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ तौर पर बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर उनकी बात सुनकर तुम चुपचाप कैसे आ गए? जो वादे तुमने मेरे साथ किए थे, शादी होते ही भूल गए क्या? वंदना, ऐसी बात नहीं है। आज पापा बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। ओ अच्छा, और जो तुम्हारे पापा ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, उसका क्या? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज जो कुछ भी मुझे सुनने को मिला है ना, उसके बाद तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कहते हुए वंदना ने आंसू बहाते हुए अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर समीर ने कहा, वंदना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन समीर, अब मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। मुझे अपना अलग घर चाहिए। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हरगिज नहीं रह सकती, वंदना ने रोते हुए कहा। तो समीर ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया। समीर अपनी पत्नी के मोहपाश में इस कदर फंस चुका था कि उसके खातिर अपने जन्मदाताओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने एक नया घर ले लिया और अपने माँ बाप से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर उसके माता पिता को जैसे कोई झटका सा लगा। निर्मला जी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन वंदना ने साफ साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे बहू के घर से जाने के बाद निर्मला जी गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन प्रकाश जी साथ थे तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद प्रकाश जी को अचानक हृदयघात आया। इससे पहले कि निर्मला जी को कुछ पता चल पाता, उनके पति ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो जैसे निर्मला जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरे करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद समीर तो वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से भी बात की, परंतु वंदना इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। निर्मला जी को भी यही लगा था कि अब समीर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो केवल इतना ही कहकर चला गया कि हर महीने मैं आपके पास पैसे भेज दूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। वंदना के कहने पर समीर तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन वंदना के मम्मी पापा अपने बेटी दामाद के साथ उनके घर में ही रहते थे। जिस दिन वंदना और समीर के बेटे का जन्म हुआ तो समीर ने अपनी माँ को फोन करके ये खुशखबरी दी थी, जिसे सुनकर निर्मला जी के मन में खुशी की लहर दौड़ आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा वंदना की माँ मोहिनी जी पहले ही अपने नाती को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने निर्मला जी को कुछ असहज अवश्य किया, परंतु नन्हे से पोते का प्यारा सा चेहरा देखते ही वो मुस्कुरा उठी। अरे माँ, आप आ गई, समीर ने माँ के पैर छूते हुए कहा। तो निर्मला जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, अरे क्यों ना आती मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है वो, और कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। देख तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। आज वो होते तो अपने पोते को देखकर कितने खुश होते। कहते कहते निर्मला जी की आंखें नम हो गई और फिर साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसू पोंछने लगी। अपने प्यारे से पोते का तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए निर्मला जी ने बच्चे को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो मोहिनी जी बोली, अरे अभी तो ये सो गया है, आप इसे गोद में लेकर क्या करेंगी? मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब जागेगा तब आप इसे उठाइएगा। इतना सुनते ही निर्मला जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। बहुत देर तक झूले में सोते हुए नन्हे को वो यूं ही निहारती रही। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। समधन जी, ज्यादा मत निहारिए, नजर लग जाती है,
मोहिनी जी ने कहा तो समीर बोला, चलिए माँ, आपको घर पर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। तभी वंदना ने कहा, माँ जी, मेरा और बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसलिए अस्पताल में बेकार भीड़ मचाकर कोई फायदा नहीं। इतना सुनते ही निर्मला जी की आंखों से आंसू बह निकले और वो तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचने के बाद भी वो काफी देर रोती रही। रह रहकर अपने पोते से मिलने का उनका बहुत दिल करता रहता था, इसलिए अक्सर अलमारी खोलकर अपने बेटे की पुरानी एल्बम निकाल लेती और नन्हे समीर को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। अपने पिता की मृत्यु के बाद समीर कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद तो उसने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया था। बहुत बार निर्मला जी का मन होता कि बेटे समीर को फोन करे और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आने लगती। दरअसल कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो फोन उनकी बहू ने उठाया था। फोन उठाते ही वो बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हैं? समीर आपको हर महीने के खर्च के लिए पैसा भेजते हैं ना, फिर भी आप किसी न किसी बहाने उन्हें फोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद निर्मला जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फोन लगाने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? निर्मला जी की किराएदार तनीषा अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद निर्मला जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और तनीषा भी निर्मला जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। तनीषा उनकी उदासी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानती थी, इसलिए सुबह काम निपटाकर थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही तनीषा का बेटा निर्मला जी के पास दौड़ा चला आया। तभी निर्मला जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को प्यार से सहलाने लगी। ये क्या आंटी, आप आज फिर उदास बैठी हैं? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आंटी, माना कि रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अतीत की बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है, निर्मला जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो तनीषा बोली, आंटी, मेरी मानो तो आप खुद को व्यस्त रखना शुरू करो और ऐसा कोई काम करो जो आपको पसंद हो। तनीषा की ये बात सुनकर निर्मला जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी तनीषा बोली, अच्छा आंटी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं अपनी नौकरी के दौरान गोलू को छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन इसे छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकती ना। इस पर निर्मला जी बोली, अरे तो इसमें परेशानी किस बात की है? तुम गोलू को मेरे पास छोड़ देना। दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर तनीषा बोली, आंटी, अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही बच्चों का डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका मन भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें भी दिमाग में नहीं आएंगी। तनीषा की बात सुनते ही निर्मला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन क्या आंटी? तनीषा ने पूछा। तो निर्मला जी ने कहा, लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इंसान में जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। और आंटी, मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और इस नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाइए।
तनीषा की बातों से निर्मला जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर तनीषा बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया, क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। देखो ना आंटी, मेरे पति तो न्यू ईयर पर भी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो सेलिब्रेशन कर ही सकते हैं ना। कल शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का खुशी से स्वागत करेंगे। तनीषा ने इतने अपनेपन से कहा तो निर्मला जी मना ना कर सकी। तो ठीक है, कल पार्टी पक्की, निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर समीर के एक गहरे मित्र विजय ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी थी। समीर और वंदना को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास घर पर ही छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन विजय के घर जाने के बाद समीर ने जो कुछ भी वहां देखा, उसकी तो हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। घर लौटने के बाद भी वो बिल्कुल गुमसुम सा था। रह रहकर उसके अपने माँ बाप का चेहरा उसके सामने आ रहा था और दिमाग में बहुत से विचार एक साथ घूमते जा रहे थे। सारी रात उसने जागते हुए ही बिता दी। अगले दिन सुबह जब वंदना जागी तो समीर ने कहा, वंदना, अब तो सोनू 1 वर्ष का होने को आया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए? तुम ही देखो, यह कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं, महंगाई भी कितनी है, आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तो वंदना बोली, देखो समीर, अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो तुम्हें अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ी ना हो जाते होंगे। आखिर उनका खर्चा है ही कितना। 1-2 महीने पैसे नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वंदना की ये बात सुनकर समीर भड़क उठा। वाह, ये बात तो तुमने खूब कही। इस घर में रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी बिठा कर खिलाऊं, और अपनी माँ को जो हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ, वो पैसे भी भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही वंदना की भौहें तन गई और बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो समीर? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं जो तुम उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो? मैंने ऐसा नहीं कहा वंदना, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? समीर की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही वंदना को गुस्सा आ गया और बोली, देखो समीर, तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। आखिर मेरे अलावा उनका है ही कौन? और हाँ, आज तुमने मेरे मम्मी पापा के बारे में जो कुछ भी कहा है ना, आज के बाद अगर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के समय लंबी चौड़ी बहस के बाद समीर बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। जब लंच टाइम हुआ तो ऑफिस के सभी कर्मचारी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन समीर अब भी अलग थलग और परेशान बैठा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर विजय उसके पास आया और बोला, अरे समीर, आज खाना नहीं लाए क्या? तभी समीर ने कहा, यार विजय, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। विजय उसके पास बैठ गया तो समीर ने कहा, कल रात पार्टी पर जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए कितना सम्मान है, और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का खूब अच्छे से ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने बड़े बुजुर्गों को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। सच कहूँ विजय, तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण
मैंने तो अपने माता पिता का घर ही छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग घर में चला गया। वहां पापा की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रहती है, तो यहाँ मेरे सास ससुर अपना घर छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। समीर की बात पर विजय हैरान हो गया और बोला, तुम्हें तो भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे मनाने की, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का ऐसा भूत सवार था कि वो किसी भी हालत में मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। पापा के जाने के बाद जब कभी मैं उसके सामने अपनी माँ का जिक्र छेड़ता था तो वो घर में क्लेश खड़ा कर देती थी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि सब कुछ किया धरा उसके मम्मी पापा का है। उन्होंने मेरे माता पिता के खिलाफ वंदना के मन में पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को अपने साथ रख सके। दरअसल अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठे हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वंदना उल्टा मुझ पर ही भड़क पड़ती है और झगड़ा खड़ा कर देती है। आज सुबह सुबह ही ऐसी महाभारत हुई कि दिमाग पूरी तरह अशांत हो चुका है। लेकिन समीर, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपनी माँ से मिलो, उनके साथ रहो? विजय ने पूछा। हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर फिर यही सोचता हूँ कि जब तक वो अकेली है तब तक कम से कम अपनी मर्जी की तो मालिक है। अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें हर रोज बेइज्जत करेंगे, घर का काम करने वाली नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है विजय, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी। खबर मिलते ही दौड़ी चली आई थी अपने पोते को देखने। लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। स्वयं को बहुत उपेक्षित महसूस कर रही थी वो, इसलिए मैंने उन्हें वहां से जाने को कह दिया। अपनी माँ का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा मुझे अब तक याद है। उस दिन के बाद से मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए। उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। कहते कहते समीर भावुक हो गया, तो विजय ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं समीर, इस सब में गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी और उसके माँ बाप के इशारों पर चलेगा और सही वक्त के आने का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय हालातों को बदलने की ताकत रख। अब भी सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास चला जा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अपने इकलौते बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सारी पिछली बातें भुलाकर अपने गले से लगा लेगी। विजय की बात समीर को ठीक लगी। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसी समय अपनी माँ से मिलने चला गया, परंतु जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो मन ही मन उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसे महसूस हुआ कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो चुका है। फिर हिम्मत जुटाते हुए भरी आंखें लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ आंगन में दो छोटे छोटे बच्चों को पास बैठाए हुए थी। उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। ये दृश्य देखकर एकाएक समीर के दिमाग में अपने बचपन की यादें घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। बातों ही बातों में कभी उसके गालों को चूम लेती थी तो कभी प्यार से गले लगा लेती थी। समीर, बेटे को देखते ही निर्मला जी के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव आ गए और बोली, तू यहाँ? समीर ने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए तो निर्मला जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बहने लगी। फिर कुछ देर रुककर स्वयं को संभालते हुए निर्मला जी बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई तुझे? तभी आंसू बहाते हुए समीर ने अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और कांपते स्वर में बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हमारे पूरे परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुन गया हो, जहां से निकल पाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।
तो निर्मला जी अपने बेटे के सिर को सहलाते हुए बोली, बेटा, ये जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ? समीर ने पूछा तो निर्मला जी बोली, बेटा, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम उठाने की गलती मत करना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरी ममता तुम्हें जरूर मेरे पास खींच लाएगी। प्यार में बहुत ताकत होती है और उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आपसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। कहते हुए समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर बच्चों की ओर देखता हुआ बोला, लेकिन माँ, ये बच्चे कौन हैं? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ये खाली घर और अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी तो केवल 2 बच्चे ही आते हैं। लेकिन बेटा, सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए निर्मला जी बोली। ये बात सुनकर समीर को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे से खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर निर्मला जी को बहुत अच्छा लगा। शाम तक समीर ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को बड़े सुकून से माँ के हाथ का खाना खाया और फिर अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद निर्मला जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब समीर अपने घर वापस लौटा तो वंदना कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा सोनू पास में ही खेल रहा था। किसी से कोई बात ना करते हुए समीर अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी वंदना ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, समीर, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं अगले सप्ताह से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी वंदना, महंगाई के साथ खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बेहद परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। वंदना रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा समीर, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, जिस कारण बेटी के भरोसे हम यहाँ रहने चले आए। तभी समीर ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वैसे मम्मी जी, आप तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके बेटा बहू की आप लोगों के साथ नहीं बनती तो आपके पास कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। इस उम्र में मेरी माँ अकेले रहने को मजबूर है। आप लोगों के ठाठ देख कर तो मुझे भी ख्याल आता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। वंदना, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर समीर अपने कमरे में चला गया। समीर की ये बातें सुनकर वंदना के माँ बाप हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगले दिन सुबह समीर के ऑफिस जाने के बाद वंदना के माँ बाप ने उसे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनके जाने की बात सुनकर वंदना बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए आप कहीं नहीं जाएंगे और वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा और किसी की सुनते ही कहाँ है। वहां जाएंगे तो आपको फिर से भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।
तभी वंदना के पिता बोले, अरे नहीं बेटी, तेरे भाई भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि तेरी माँ बताती है। तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है तेरी माँ के सामने बोलने की। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण तुम दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? वंदना ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटा, अब तो ये तुम लोगों की सिरदर्दी है, क्योंकि अब हम अपना मन बना चुके हैं। हमारे यहाँ से जाने में ही भलाई है, इसलिए अब हमें जाने दो। ये सुनकर वंदना के चेहरे पर मायूसी छा गई। तो उसके पिता बोले, बेटा, अगर ज्यादा परेशानी है तो नौकरी पर जाने से पहले तुम सोनू को हमारे घर पर छोड़ देना। इसी बहाने हमसे मिलने भी आती रहोगी। अगले सोमवार से वंदना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो अपने बेटे सोनू को अपनी माँ के घर पर ही छोड़ दिया। परंतु उसकी माँ का घर उनके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना वंदना ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। बिल्कुल दिल नहीं लगता मेरा उसके बिना। मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी समीर मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वंदना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जैसा हम लोगों ने माँ और पापा के साथ किया है, एक दिन हमारा बेटा भी हमारे साथ वैसा ही करने वाला है। जब बड़े होकर उसे अपनी अलग जिंदगी ही बितानी है तो बेहतर होगा अभी से अपने दिल को मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। अरे नहीं समीर, मैं अपने बेटे को प्यार ही इतना करूंगी कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वंदना, ये सब कहने की बातें हैं। मेरी माँ ने भी तो मुझे बड़े लाडों से पाला था। हर एक फरमाइश पूरी करती थी मेरी। मैं बीमार होता था तो रात रात भर जागती थी मेरी माँ मेरे लिए। लेकिन मैंने तो उनकी वर्षों की तपस्या को ही भुला दिया, सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। कहते कहते समीर का स्वर रुआंसा हो गया। समीर की इतनी बात ने वंदना के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वो एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और वंदना वापस अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर समीर से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभालेंगी? ये सुनकर समीर ने हैरानी से वंदना की ओर देखा और बोला, क्या? तुमने अभी क्या कहा? अगर हम सोनू को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, भला वो क्यों परेशान होंगी? अरे उन्होंने तो घर में ही बच्चों के लिए डे केयर खोला है। सुनकर हैरान हो गई वंदना। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे, फिर तो हमें ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। वंदना के कहने पर समीर ने अपनी माँ को फोन किया तो निर्मला जी खुशी से झूम उठी और बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात वंदना और समीर दोनों को सुकून भरी नींद आई और निर्मला जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो निर्मला जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, सोनू को सौंपते हुए समीर बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर वंदना ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपनी दादी के साथ पूरी तरह घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी वो दादी के पास जाने की जिद करने लगता। वंदना ये देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वो अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे बड़ों के पांव छूना, प्रणाम करना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन समीर ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से
कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब वंदना के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि वो सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वो ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो? वंदना ने कहा तो समीर बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास? वंदना सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहां चलते हैं। आप सुबह वहीं से निकल जाना। वंदना की इस बात पर समीर ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग निर्मला जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर निर्मला जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी समीर ने सारी बात स्पष्ट की। तो वंदना बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो निर्मला जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ये घर आज भी तुम्हारा ही है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर वंदना बहुत प्रभावित हुई। निर्मला जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और निर्मला जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर वंदना सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दी थी कि जल्दी ही दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, वो तो तुम लोगों को एक दिन भी चैन से नहीं रहने देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरानी बनकर रहे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। अब वो भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में समीर लौट आया तो वंदना उसके साथ अपने घर वापस चली आई। कहीं ना कहीं वंदना भी निर्मला जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को वंदना के पास उसकी माँ मोहिनी का फोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस मम्मी, आज हमारा कुछ और ही प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। वंदना ने बोला तो मोहिनी जी ये सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए समीर भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वो अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि मोहिनी जी कुछ बोलती, वंदना ने फोन रख दिया। उधर समीर लगातार वंदना की ओर देखता ही जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ समीर, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए वंदना किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब निर्मला जी के घर पहुंच गए। जैसे ही निर्मला जी ने दरवाजा खोला तो वंदना बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि निर्मला जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर समीर हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज वंदना अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से निर्मला जी का जन्मदिन मनाया। तो वंदना बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए वंदना उनके पैरों में गिर गई तो निर्मला जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफी है। नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वंदना रोते हुए बोली तो निर्मला जी और समीर को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद निर्मला जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी
उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।